10 महीना की उम्र में क्या हुआ, बेड से गिर गई। कपड़ों को सही तरीके से धोया जाता था, न उसको नहलाया जाता था, और मानसिक रूप से बीमार इसलिए हो गई क्योंकि जब बोलना भी शुरू की तो हकलाने लगी। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर भोली। भोली एक लड़की का नाम है। हर नेम वाज सुलेखा। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। कहने का मतलब है उसकी मासूमियत को देख करके, भोलापन को देख करके बचपन से उसके अगल बगल वाले दोस्त मित्र यार उसे क्या बोलते थे, भोली। ठीक है, लेकिन रियल नेम क्या था इसका, सुलेखा। क्या नाम है, सुलेखा। ठीक है, उसके बाद है शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार कहने का मतलब कि पहले रेवेन्यू ऑफिस में, राजस्व विभाग में कुछ लोगों को काम पर रखा जाता था हिसाब किताब रखने के लिए, उनको नंबरदार बोला जाता था। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it has damaged some part of brain. जब ये 10 महीना की थी, कितने महीना की थी, 10 महीना की थी, तो ये गिर गई थी। कहाँ से, बेड पर से। और जब ये बेड से गिरी तो इसके सर में चोट आया, जिसके वजह से इसके दिमाग में कुछ, ब्रेन मस्तिष्क में कुछ डैमेज हो गया, कुछ नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान होने की वजह से ये थोड़ा सा बाकी बच्चों से पिछड़ा जैसा महसूस करने लगी। मतलब शांत होकर रहना, बोल नहीं पाना, समझ नहीं पाना, चीज़ों को महसूस ज़्यादा नहीं कर पाना, मतलब बाकी बच्चों से ये कम एक्टिव थी। कैसी थी, कम एक्टिव थी। सुलेखा का एक तो हो गया बेचारी का कि 10 महीना के उम्र में गिर गई, 10 मंथ के एज में क्या हो गई, गिर गई। उसके बाद बचपन के समय ये बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर थी, बहुत प्रेटी, मतलब बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन हुई 2 साल की हुई। कितने साल की हुई, 2 साल। जब ये 2 साल की हुई तो इसको ये स्मॉल पॉक्स हो गया। क्या हो गया, आप लोग जानते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में? चेचक बोल सकते हैं, माता जी निकलना बोल सकते हैं। हमारे गांव के नॉर्मल गांव देहात में यही वाला यूज़ किया है। चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, चेचक भी बोलते हैं। ठीक है, या ज्वार निकलना, बुखार निकलना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको 2 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसके वजह से इसके पूरे चेहरे पे काले रंग का धब्बा वाला गड्ढा हो गया। क्या हो गया, काले रंग का धब्बा वाला गड्ढा हो गया। और सिर्फ चेहरा ही मत बोलो, पूरे शरीर पर हो गया। ठीक है, पूरे शरीर पर हो गया। ओनली द आइज वेयर शेप्ड, सिर्फ आंखें बची थी। क्या बची थी, सिर्फ आंखें बची थी, बाकी पूरी की पूरी शरीर में चिकन पॉक्स के निशान या स्मॉल पॉक्स का क्या हो गया, निशान आ गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। जब वो 5 साल की, जब तक वो 5 साल की थी तब तक वो बोल नहीं पाती थी। मतलब 5 साल की उम्र तक वो बोल नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब वो बोलना सीखी तो हकलाने लगी। क्या होने लगी, हकलाने लगी। मतलब किसी भी चीज़ों को बोलने के लिए, जैसे हमको बोलना है कि सुमित, तो सुमित, इसको बोलते हैं हकलाना। मतलब एक बार में किसी भी शब्द को पूरा नहीं कर पाना। तो इसके साथ भी क्या था, ये 5 साल तक तो बेचारी बोल नहीं पाई, और जब बोलना शुरू भी की तो कैसे बोली, हकलाना शुरू कर दी। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और जो बच्चे उसके साथ खेलते थे, घूमते थे, जो भी दोस्त यार अगल बगल के थे, वो सब उसका मजाक उड़ाते थे। हम लोग के यहाँ भी होता है ना, जो बच्चा साफ नहीं बोल पाता
उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके साथ जानबूझ के ऐसा किया जाता है। अगर कोई अपना ही आ रहा है, नहीं बोल पा रहा है, का रे ठीक बड़े, जानबूझ के उसको हम लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसा होता है ना। उसी तरह है एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, जिस वजह से वो कम बोलती थी। क्या करती थी? कम बोलती थी। इस वजह से, क्योंकि जब भी वो बोलती थी हकलाती थी, और उसका हकलाना को देख करके उसके अगल बगल जो पड़ोस वाले हैं वो सब क्या करते थे? उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है। रामलाल के पास टोटल 7 बच्चे थे। रामलाल के पास कितने? कुल 7 बच्चे। 7 बच्चों में से 3 लड़के 4 लड़कियां। 3 लड़के और 4 लड़कियां। और जो सबसे छोटी लड़की थी उसी का नाम था भोली, सुलेखा। ठीक है। इट वॉज प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। इसमें है कि वो फार्मर्स के यहाँ तहसीलदार, मतलब जो अभी नंबरदार हम लोग बात किए थे, जो कर वसूलता है, वो कर वसूलने वाले का घर था, इसलिए वहाँ भरपूर भोजन था। क्या था? भरपूर भोजन था, भरपूर खाने पीने के लिए था। इसीलिए सुलेखा को छोड़ करके बाकी के जो 6 बच्चे थे सब स्ट्रॉन्ग, अच्छा गुड लुकिंग और समझदार थे। मतलब खा पी के सब हृष्ट पुष्ट थे, सिर्फ सुलेखा को छोड़ करके। फिर क्या होता है? द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द स्कूल एंड लेटर इन द कॉलेज। जो बच्चे थे, लड़के थे, लड़कों को शहर भेजा गया पढ़ने के लिए। जब पढ़ाई स्कूल वाली ख़त्म हो गई तो कॉलेज के लिए फिर कॉलेज में भेज दिया गया। ठीक है। उस समय उनके गांव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। उस समय उनके गांव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। द सेकेंड वन ऑफ द डाउटर्स राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी का नाम है राधा। सबसे बड़ी कौन है? राधा। सबसे बड़ी डाउटर है हमारी, मतलब रामलाल की, राधा। उसके बाद है दूसरी नंबर वाली जो है उसका नाम है मंगला। तीसरी नंबर वाली जो है उसका नाम है चंपा। और चौथी जो है उसका नाम है सुलेखा उर्फ भोली। ठीक है। अब समझिएगा, रामलाल के 7 बच्चे में से 6 बच्चे नॉर्मल थे। 7 बच्चे में से 6 बच्चे नॉर्मल थे। सुलेखा मानसिक रूप से बीमार इसलिए हो गई क्योंकि 10 महीना की उम्र में क्या हुआ? बेड से गिर गई। जैसे ही गिरी उसके सर में चोट लगा, जिसके वजह से मस्तिष्क पर असर हुआ, वो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया। दूसरा चीज हुआ कि 2 साल की उम्र में उसके चेहरे पे स्मॉल पॉक्स, मतलब पूरे शरीर पर क्या अटैक हुआ? स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, चेचक का, जिसके वजह से चेहरा पे काला काला गड्ढा और धब्बा आ गया। 2 चीज हो गया। तीसरा था 5 साल तक बेचारी बोली ही नहीं। 5 साल तक वो बोल नहीं पाई, और जब बोलना भी शुरू की तो हकलाने लगी। और जब वो हकलाने लगी, अपनी दोस्तों के पास जाती बाहर खेलने, अगर कुछ भी बोलती तो उसके हकलाना को सुन करके उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। और जब मजाक उड़ाने लगे तो ये बोलना कम कर दी। इसको लगा कि हम कम बोलेंगे, मेरा मजाक कम उड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद कहता है कि चूंकि नंबरदार रामलाल अच्छा परिवार से था, ठीक है, तो खाने का कमी उसके घर में नहीं था। 6 बच्चे खा पी के एकदम मस्त टनाटन रेडी थे, सिर्फ एक को छोड़ करके। किसको? सुलेखा को। इसलिए कि ना कोई सुलेखा पर विशेष ध्यान दिया जाता था खाने पीने को लेकर के, ना उसके कपड़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता था, ना ही सुलेखा को कभी नया कपड़ा मिला था। नया कपड़ा के नाम पर कभी उसको एक नया कपड़ा आज तक मिला ही नहीं था। ठीक है। ना ही उसके कपड़ों को सही तरीके से धोया जाता था, न उसको नहलाया जाता था,
और ना ही उस पर कोई विशेष ध्यान देता था। ठीक है। सुलेखा की जो सबसे बड़ी बहन है जिसका नाम है राधा, वो शादीशुदा थी। कैसी है? शादीशुदा है। चंपा का भी शादी सेट हो ही गया है, ऑलमोस्ट लगभग क्या हुआ है, शादी सेट हो गया है। लेकिन डर सिर्फ एक का है, और वो किसका है? सुलेखा का, भोली का। इसलिए कि चंपा देखने में खूबसूरत है, राधा भी देखने में खूबसूरत है, मंगला भी देखने में खूबसूरत है, तो राधा के बाद नंबर लगा है मंगला का। मंगला का शादी ऑलमोस्ट लगभग सेट है, उसका भी शादी हो ही जाएगा। अब बारी आता है जो तीसरा नंबर है, वो है तीसरा नंबर है चंपा। सुलेखा को, अरे क्या नाम है, मंगला के शादी होने के बाद क्या होगा? चंपा का भी शादी हो जाएगा, बचेगी सुलेखा। उसकी माँ को और उसके पिताजी को इस बात का हमेशा चिंता सताते रहता था कि तीनों का शादी हो जाएगा, ये एक हमेशा यहीं पे रह जाएगी। ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मंगला का भी शादी हो गया, मंगला का भी शादी हो गया। इनके गांव में बहुत दिनों के बाद कन्याओं के लिए एक प्राथमिक स्कूल खुला, लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खुला, और उसका ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए खुद वहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं, तहसीलदार साहब कौन होते हैं? हमारे अंचल के जो अधिकारी हैं वही क्या होते हैं? तहसीलदार साहब मस्त काले घोड़े पर बैठ करके सवार होकर के आते हैं। ठीक है। आ करके स्कूल का ओपनिंग करते हैं, और जब स्कूल का ओपनिंग होता है तो तहसीलदार साहब रामलाल को कहते हैं कि रामलाल, आप चूंकि एक सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, ठीक है, क्या किसमें है? सरकारी विभाग में आप एक कार्यरत हैं, तो अगर आपके घर से कोई बच्ची पढ़ने आती है हमारे यहाँ स्कूल में, तो लोगों के बीच में एक मिसाल कायम होगा कि जो सरकारी अधिकारी है वही अपने घर से लड़की को पढ़ने के लिए भेज रहा है। इसलिए सबसे पहला शुरुआत आप कीजिए। रामलाल घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी वाइफ से कहता है, पत्नी से, मैं सोच रहा था कि भोली को स्कूल भेजा जाए। क्या किया जाए? स्कूल भेजा जाए। तो रामलाल की वाइफ बोलती है, क्या मजाक करते हैं आप? हमारे घर की लड़कियां अब स्कूल जाएंगी? अगर हमारे घर की लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? इसका मतलब उस समय ऐसा मन में बना हुआ था, वहाँ का सामाजिक स्तर पर उतना सोच था कि जो लड़कियां स्कूल जाएंगी वो अच्छी नहीं, या फिर जो लड़कियां पढ़ लिख लेंगी उनसे कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा माहौल, ऐसा सोच उस समय के समाज में बना हुआ था। रामलाल अपनी वाइफ से थोड़ा सा डरता है, इसलिए वो चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहता। लेकिन सुबह फिर उठता है, उसकी वाइफ बोलती है कि अच्छा ठीक है, भेज दीजिए मैं स्कूल, यहाँ रह के दिमाग ख़राब करने से बढ़िया वहाँ जाके जो टीचर है उसका दिमाग ख़राब करेगी, मेरा दिमाग बचेगा, दिन भर हम ठीक ठाक रहेंगे। जो भी दिमाग ख़राब होना होगा उसी का ना होगा, हम तो ठीक ठाक रहेंगे, दिन भर कम से कम शिक्षिका झुलाएगी। तब रामलाल प्लान बनाया, आया और भोली का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोला कि चलो तुमको स्कूल लेके चलना है। भोली डर गई और झटके से हाथ छोड़ाई। क्यों छोड़ाई? क्योंकि उसको स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं, स्कूल क्या होता है, कैसा होता है, ये भी नहीं पता। और कुछ दिन पहले उसके घर में एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। लक्ष्मी को ऐसे ही प्यार से पकड़ के सब लेके गए थे और बेच के आ गए। अब भोली के दिमाग में ये बन गया कि हमको भी लेके जा रहा है, इन लोग क्या करेगा? बेच देगा। तो वो भी डरी हुई थी पूरी तरह से कि नहीं जाऊंगी, अलग हट गई, भाग गई। फिर उसको पकड़ के लाया गया, उसकी माँ को बोला गया कि आज इसको ढंग के कपड़े पहना दो। क्या करो? ढंग के कपड़े पहना दो, नहला दो, साफ सुथरा कर दो। स्कूल जाएगी तो कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी कि फलानवा के घर की बेटी है, ऐसे गंदा वंदा आई है, मैला कुचैला, अच्छा नहीं लगेगा।
उस दिन पहला बार भोली को नहलाया गया विशेष रूप से। उसके सर पे तेल रखा गया। क्या रखा गया? तेल रखा गया। तेल रखने के बाद उसको एक कपड़ा दिया गया, जो कपड़ा बहुत बार धोने की वजह से छोटा हो गया, और वो कपड़ा था चंपा का। ठीक है, तो उसका कपड़ा चूंकि बार बार धोने से छोटा हो गया, श्रिंक होता है ना, तो जब वो सिकुड़ गया तो वो कपड़ा किसको दे दिया गया? भोली को। और वो भोली को कपड़ा पहला बार साफ सुथरा मिला, तो भोली इस बात से बहुत खुश हो गई। उसको लगा कि नहीं, अगर हमको इतना साफ सुथरा करके कहीं ले जाया जा रहा है तो ज़रूर वो मेरे घर से बेहतर जगह होगा। कैसा होगा? मेरे घर से वो अच्छा जगह है, इसीलिए हमको घर से इतना अच्छा तरीका से ले जाया जा रहा है। वो तैयार हो जाती है, खुश हो जाती है, खुश होकर के अपने पिताजी के साथ चली जाती है विद्यालय। विद्यालय जब पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारे क्लास हैं। क्लास में बच्चे चटाई पर, दरी पर बैठे हुए हैं, अपने हाथ में एक एक स्लेट लिए हुए हैं और किताब में से कुछ कुछ उसमें लिख रहे हैं। भोली को प्रधानाध्यापिका, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, वो सबसे लास्ट कॉर्नर पर बैठा देते हैं। क्या करते हैं? सबसे लास्ट कॉर्नर पर बैठा देती हैं प्रिंसिपल वहाँ की, और बोलते हैं कि तुम वहीं बैठो, वहीं से पढ़ना। भोली बैठी रहती है। उसके मन में एक अजीब तरह का डर चलता रहता है। एक शिक्षक आते हैं, उससे उसका नाम पूछते हैं। डर पहले से नहीं बना था, उसको अच्छा लग रहा था चीज़ों को देखना। जब वहाँ बैठी थी, उसको दीवार पर एक बकरी का चित्र बना हुआ दिख रहा है, जो उसके पड़ोस के घर में बकरी है, एकदम वैसा ही दिख रहा है। एक गाय है जो सेम टू सेम उसकी लक्ष्मी जैसी दिख रही है। पेड़ है जो पेड़ जैसा, मतलब सारी चीज़ें उसको वहाँ देख करके क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तब तक एक शिक्षक आते हैं, आ करके उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। ये खड़ा होती है और जैसे ही इससे पूछा जाता है कि नाम क्या है, ये बोलती है ब ब ब ब ब ब ब ब ब। तब तक पूरा बोल ही नहीं पाते। और इस चीज़ को देख करके क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। वो डर जाती है, सहम जाती है। वो 2-3 बार कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पाती। सहम करके वो अपने क्लास में बैठ जाती है। बैठने के बाद क्लास में जब वो बैठती है, बैठने के बाद वो क्लास में रिसेस होता है बच्चों को लंच करने के लिए। सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं लंच करने, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि वो डरी रहती है, सहमी रहती है। उसका सर नीचे रहता है, आंख में आंसू रहता है, ऊपर उठना नहीं चाहती है, डर रही है। उसके चारों तरफ से उसको लग रहा है कि अकेला फंसे हुए हैं। तब तक एक बहुत ही प्यारा सा मधुर आवाज़ उसके कानों में सुनाई देता है, जिसमें ना ही कोई कड़वाहट था, ना कोई ऑर्डर था, ना कोई आदेश था। बहुत प्यार से, और उसके जीवन में उसको महसूस हुआ कि पहली बार कोई उसको इतना प्यार से नाम लेके बुलाया है। एक बहुत प्यारा आवाज़ आता है, भोली। भोली कहती है अपना सर ऊपर करो। एक शिक्षिका आती है, वो शिक्षिका आकर के बहुत प्यार से भोली को बोलती है कि भोली। भोली सर ऊपर उठाती है। पहला बार उसके दिल को किसी का आवाज़ छूता है। इससे पहले तक उसको जो भी बोलते थे उसका मजाक उड़ाते थे, हमेशा उसका ताना मारते, मतलब बहुत गंदा उसके साथ होता था। भोली अपने आप को ऊपर उठाती है, देखती है, शिक्षिका बोलती है तुम खड़ी हो जाओ, तुम इतनी सहमी हुई क्यों हो। बहुत प्यार से बात करती है। बहुत प्यार से बात करने के बाद पूछती है कि तुम अपना नाम बताओ, लेकिन पूरे दिल से बताना, अकबकाना नहीं है। भोली को ऐसा लगा कि पहला बार जीवन में कोई उससे इतना प्यार से बात कर रहा है, तो उसके प्यार को देख करके ये सोचती है कि मैं एक बार कोशिश करूँगी और कोशिश करके मैं आपको अपना नाम बताऊँगी। वो एक बार फिर कोशिश करती है, बोलती है बो बो बो। 2-3 बार रिपीट करते तक उसकी शिक्षिका उसको और प्रोत्साहित करती है। शाबाश, हो गया, शाबाश, अब बस 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 थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है। तब तक भोली के मुंह से निकलता है भोली। ये सुन करके भोली भी खुश हो जाती है कि मैंने अपना नाम पूरा बोल दिया। शिक्षिका को भी ये महसूस होता है कि भोली को ऐसे ही प्यार देने से इसके अंदर बदलाव आएगा। क्यों? क्योंकि इसको कभी इस तरह का प्यार मिला ही नहीं है। फिर शिक्षिका उसको बोलती है कि देखो तुम यहाँ आओगी
तो बहुत मन लगेगा। बैठोगी मेरे साथ, हम लोग बात करेंगे, एक अच्छे दोस्त की तरह बात करेंगे। क्या तुम आओगी? दोबारा जब रिपीट करती है सवाल को, जवाब देती है, तो भोली इस बार दो ही स्टीमर मतलब 2 बार हकलाते हुए तुरंत बोल देती है जी हाँ। तो ये सोच करके, देख करके शिक्षिका भी खुश होती है और भोली भी खुश होती है कि मैं इतने जल्दी बोल कैसे ले रही हूँ, मैं इतना जल्दी बोल कैसे ले रही हूँ। वही शिक्षिका भोली को बोलती है कि तुम अगर डेली विद्यालय आओगी, डेली अपने विद्यालय में आओगी, तो जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहते, जो तुमको सुनना नहीं चाहते, वो सारे लोग तुमसे मिलेंगे, वो सारे लोग तुमसे मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे, तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तरसेंगे। तुम प्रतिदिन विद्यालय आना। भोली बोलती है मैं बिल्कुल आऊँगी। काफ़ी समय बीत जाता है। अब जो भोली अपना विद्यालय प्रतिदिन आना जाना शुरू कर देती है, उसको अच्छा लगा। अब वो अपने आप को महसूस करती है कि कोई है जो उसके साथ उसकी बातों को सुनेगी। ठीक है, समय बीत गया। समय बीतने के बाद गांव अब थोड़ा छोटा सा शहर हो गया। क्या हो गया? जो एकदम गांव था वो थोड़ा सा शहर हो गया। मालगाड़ी और लोकल ट्रेन वहाँ पर अब रुकने लगे स्टेशन पर। जो प्राथमिक विद्यालय था वो हाई स्कूल हो गया। ठीक है, अब एक दिन बात है, रात में खाना खाते समय रामलाल अपनी पत्नी से बोलता है कि क्या हमें बिशंबर का दिया हुआ प्रपोजल स्वीकार करना चाहिए। अब आता है यहाँ बीच में स्टोरी में एक नया कैंडिडेट जिसका नाम है बिशंबर। क्या नाम है? बिशंबर। बिशंबर एक बहुत बड़ा दुकानदार होता है जिसका अपना घर होता है, जो पहले से शादीशुदा है। उसकी बीवी मर गई है, उसके एक बच्चा है। ठीक है, उसकी बीवी मर गई है और उसका एक बच्चा भी है। और ये बिशंबर प्रोपोजल भेजता है रामलाल को कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। इस बात को लेकर के वहाँ बात होता है। उसकी माँ बोलती है कि बढ़िया न है, शादी हो रहा है तो हो जाने दीजिए। इसलिए कि वो दूसरा गांव का है, उसको ये नहीं पता कि ये दिमाग से पागल भी है और चेहरा से बदसूरत भी है। एक माँ होकर के अपनी बेटी के बारे में ये बोलती है कि अच्छी बात है कि शादी हो जा रहा है, दूसरे गांव का है, उसको पता नहीं है कि बेटी पागल है, उसके चेहरे पे पुक मार्क्स हैं, चेचक के मार्क्स हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बिशंबर के तरफ से कोई भी दहेज का मांग नहीं किया गया है। बिशंबर के तरफ से कोई भी दहेज का मांग नहीं किया गया है। बिशंबर एक बहुत बड़ा दुकानदार है, इसका अपना घर है और इसके बैंक में हजारों रुपए हैं। उस समय हजारों का बहुत कीमत था। ठीक है, तो इसके बैंक में कितने रुपए हैं? हजारों रुपए हैं। और ये सब कुछ से धन है। अरे क्या फर्क पड़ता है, आप ही के तो उम्र का है। मतलब बिशंबर का उम्र भोली के पिता के उम्र के बराबर था। फिर भी भोली की माँ कहती थी कि कोई दिक्कत नहीं है, अरे आप ही की उम्र है ना, मर्द जात के लिए 50-55 साल कुछ नहीं होता, इतना चलता है। ये जवाब किसका था? भोली के माँ का। भोली चुपचाप उनकी बातों को एक कोना में बैठ करके सुनते रहती है, चुपचाप सुनते रहती है। उसको कोई खास मतलब नहीं रहता। वो चाहती है कि ठीक है, अगर माँ बाप को पसंद है तो मैं शादी कर लूँगी। बिशंबर बहुत ही शानो स्वागत के साथ घोड़ा पर बैठ करके ताशा पार्टी, बैंड पार्टी, नाच गाना, पूरे दोस्तों को लेकर के बारात पहुंचता है। शादी सेट हो गया, बारात में आता है। जब वो बारात में आता है तो उसकी बहन देख करके, भोली की जो बहन है मंगला, वो देख करके कहती है कि काश इतना जबरदस्त धूमधाम से मेरा शादी हो पाता। चूंकि बिशंबर पैसा वाला था, बहुत पैसा था, तो बिशंबर आता है शानो शौकत ले करके। सब कुछ देख करके रामलाल जब इसको देखता है तो उसको बहुत खुशी होती है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि यहाँ आज तक ऐसा कोई शादी किया ही नहीं, हम कर रहे हैं अपनी बेटी का शादी बिशंबर सेठ से। ठीक है,
बिशंबर नाच गाना करते हुए ये लोग वरमाला के स्टेज पर पहुंचते हैं। सामने पवित्र अग्नि जल रही होती है। पंडित जी बोलते हैं दुल्हन को बुलाया जाए। दुल्हन अपने हाथों में वरमाला लिए हुए आती है, लाल रंग की साड़ी पहनी हुई जो वधू पहनती हैं, ठीक है। जो दुल्हन लाल रंग की साड़ी पहनती है वही साड़ी पहने हुए दुल्हन आती है, खड़ी होती है। बिशंबर सेठ जैसे ही उसके गले में वरमाला डालने वाला होता है तब तक अचानक से उसकी आंखें रुक जाती है। अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उस समय भोली के सर से जो पल्लू लटका हुआ था यहाँ, वो पल्लू थोड़ा सा घसक जाता है और भोली उसको तुरंत से खींच लेती है। और ये देख करके बिशंबर सेठ का हाथ ऐसे ही रुका रह जाता है, वो गर्दन में माला नहीं डालता। उसके बगल में खड़े अपने दोस्त से कहता है तुमने देखा? उसका दोस्त बोलता है क्या? तुमने देखा उसके चेहरे पे गड्ढा गड्ढा निशान था, तुमने नहीं देखा? तुमने देखा कि नहीं उसके चेहरा पे था? उसका दोस्त बोलता है तू अपना उम्र देख रहा है? उसका दोस्त उसको रिप्लाई करता है तू अपना उम्र देख रहा है? तू उसका चेहरा देख रहा है? बोला अरे उम्र छोड़ो, उसका चेहरा में दाना है, हम शादी नहीं करेंगे। अगर रामलाल को अपनी बेटी का शादी हमसे करवाना है तो उसको 5,000 रुपये अभी नगद देने पड़ेंगे। रामलाल और उसकी पत्नी जब सुनती है तो उन लोग को सदमा लग जाता है, वो शॉक हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं स्थिर एकदम। फिर रामलाल रोते हुए आगे बढ़ता है, बिशंबर को कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं अपना पगड़ी आपके पैर में रख रहा हूँ। अपने सर से, जो एक बाप अपने सर पे पगड़ी रखता है, उस पगड़ी को उतार करके बिशंबर के पैर पे रख देता है। कहता है कि 2,000 ले लीजिए लेकिन शादी मत रोकिए। लेकिन बिशंबर सेठ अपने बात पे अड़ा रहता है, कहता है कि 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, नहीं तो बारात वापस, शादी नहीं होगा। बारात वापस जाएगा, 5,000 रुपये दीजिए, नहीं तो शादी हम वापस लेके जा रहे हैं, बारात मेरा वापस जाएगा। जैसे तैसे रो करके रामलाल अपने अंदर जाता है, कबाड़ खुलता है, कबाड़ में से कबड़ में कुछ पैसा रखता है, निकाल करके 5,000 लेकर के ला करके उसके पैरों पे रखता है। बोलता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ बारात वापस मत ले जाओ, शादी कर लो। अब दोबारा से मंडप सजता है, सब लोग फिर से मूड में आते हैं, फिर से दोबारा हाथ में वरमाला आता है। जैसे ही बिशंबर सेठ माला डालने वाला होता है तब तक पल्लू फिर से एक बार गिरता है, लेकिन इस बार पल्लू जो गिरता है वो डर वाला पल्लू नहीं होता। इस बार भोली अपने आप को निकालती है सामने से, पल्लू जानबूझ के सीधा करती है। इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं, उसकी आंखें सीधा बिशंबर सेठ के आंखों पे होती है। चेहरा पे कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, बहुत शांत स्वभाव से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अब ये शादी नहीं होगी। ये सुन करके रामलाल फिर से चौंक हो, सदमा में हो जाता है। अभी रामलाल को 3 सदमा लगा। पहला सदमा कि बिशंबर सेठ कह दिया कि ब्याह नहीं होगा। दूसरा सदमा 5,000 रुपया भी मांग लिया। और तीसरा सदमा जब सब सीट ठीक हो गया, ब्याह होने वाला है, तब तक भोली कहती है कि हम इससे ब्याह नहीं करेंगे। रामलाल आता है दौड़ते हुए, बोलता है क्यों बेटी, क्या हो गया, क्यों नहीं करोगी? वो बोलती है कि मैं एक पल के लिए अपने माँ बाप के लिए मैं इससे शादी कर भी लेती, लेकिन ये इतना निहायती गिरा हुआ लालची और वाहियात इंसान है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। पिताजी आप अपने पैसे इससे वापस लीजिए और इसको बोलिए बारात लेके वापस जाए, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। रामलाल और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही असमंजस में पड़ जाते हैं। बिशंबर सेठ जो है इसके तरफ देखते रहता है और उसके अलावा अगल बगल के जितने लोग खड़े थे, जो भोली को पागल, मंदबुद्धि, हकलाने वाली बोलती थे, वो जब आज पहला बार भोली के मुंह से इतना तेज आवाज और बिना हकलाए हुए सीधा आवाज सुने,
सब के सब स्तब्ध हो गए, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। तब तक पीछे से एक आवाज़ आता है, निर्लज, बेशरम, बेहाया, पागल लड़की, माँ बाप का सम्मान नहीं देख रही है, शादी काट रही है। तब तक फिर से भोली को ये सुनाई देता है और तेजी से पीछे घूमती है और कहती है, चाची तो और सुझाव के मंगले बा? जब तक मैं बोल नहीं रही थी, मैं मासूम लड़की थी, सुधुआ गाय थी, इसीलिए आप लोग ऐसा आदमी के साथ हमको खूंटा में बांधने चले थे, यही देख करके, क्योंकि मैं बहुत सीधा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं बोल नहीं पाती, इसलिए आप लोग मुझे इतना घटिया इंसान के साथ बांधने चले थे। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। ये सुन करके जितने भी लोग थे सबका मुंह बंद, सब अपना अपना रास्ता धीरे धीरे देखना शुरू, एक एक करके लोग वहाँ से जाने लगे। बारात बिशंबर लेके वापस लौट गया। कुछ लोग बजे वहाँ पर, उसके पिताजी को जैसे कुछ सदमा लग गया हो, झटका लगा हो, शांति से एकदम खड़ा है, ना कुछ बोल रहा है ना कुछ सोच रहा है, एकदम सीधा खड़ा है। कुछ देर के बाद वो बोलता है कि अब तुम्हारा क्या होगा? सब ठीक है भोली, तुम्हारा क्या होगा? अब तुमसे शादी कौन करेगा? कौन पूछेगा अब तुमको? भोली बोली कि पिताजी मैं आपके और माताजी के वजह से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, वरना हम शादी नहीं करते। और अब आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि मेरा क्या होगा। मेरे गांव में विद्यालय खुला है, मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी और आप लोगों के लिए जो वृद्धा अवस्था आएगा उसमें मैं आप लोगों की सहारा बनूंगी, मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, और ना ही मैं पागल हूं और ना ही मंदबुद्धि हूं। और इतना कहते हुए बोलती हैं कि क्यों मैम, मैं सही बोल रही हूं ना? उनके बगल में ही उनकी शिक्षिका खड़ी रहती हैं, जो उनका शुरू से लेकर के अभी तक भोली को जो तैयार करती है। भोली जब एकदम कमज़ोर थी उस समय से लेकर के शादी तक भोली का साथ देने वाली शिक्षिका उसके बगल में खड़ी रहती है और बोलती है कि शाबाश, तुमको देख करके आज हमको ऐसा महसूस हुआ कि मैंने एक सही में हीरा तराशा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी स्कॉलर को तैयार किया है। बोली कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो और तुम्हारा निर्णय बिल्कुल सही है। इसके बाद भोली के पिता और माता दोनों को अपना गलती एहसास हो जाता है और भोली मस्त विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देती है। और भोली का पूरा जीवन इतना ही में खत्म हो जाता है। ठीक है, यही था आपका स्टोरी। इसमें हम लोगों ने क्या जाना? आपसे जो सबसे जरूरी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ बिशंबर नाथ। वाई भोली डिनाइड टू मैरी बिशंबर नाथ? समझ रहे? वाई भोली मदर टोल्ड दैट if our daughter went to school, who will marry her? ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, यही प्रश्न आएगा और इस चैप्टर से प्रश्न आना अनिवार्य है, आता ही है, चाहे 2 नंबर का दे, 3 नंबर का दे या 5 नंबर का दे। तो ये चैप्टर आप लोग का क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कहानी? अब बताइए भोली के बारे में कुछ भी 10 लाइन आप बता दीजिए। बसंत, भोली के बारे में 10 लाइन बताइए। शुरू कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। अभी आप लोगों को भोली के बारे में इतना, अगर मान लो भोली का कैरेक्टर स्केच लिखने के आ जाए, क्या लिखोगे उसके बारे में? शुरुआत तो यहीं से करोगे कि भोली रामलाल की चौथी पुत्री थी। क्या थी? चौथी पुत्री थी। 10 महीने की उम्र में वो बेड पर से गिर गई थी, जिसके वजह से उसका मस्तिष्क में कुछ डैमेज हो गया था। उसके बाद 2 साल की उम्र में उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसके वजह से उसका पूरा शरीर और चेहरे पे काले पॉक्स हो गए, पॉक मार्क हो गए।
जिसके वजह से वो अगली दिखने लगी। ठीक है, 5 साल तक वो बोल नहीं पाई और जब बोलना स्टार्ट की तो वो स्टैमरिंग करने लगी, हकलाने लगी। ठीक, इसके बाद क्या लिखोगे? भोली को घर में कोई ज़्यादा केयर करता नहीं था, ना ही उसके कपड़े पे कोई ध्यान देता था, ना ही उसके कोई खाने पे ध्यान देता था। भोली को छोड़ करके उसके 6 भाई बहन सब मजबूत थे, सब खूबसूरत थे, लेकिन सिर्फ भोली ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद बताओगे कि भोली का कैरेक्टर उसके अंदर से, भोली अपने आप को पहचानती थी लेकिन उसे निखारने वाला कोई मिल नहीं रहा था। कुछ समय के बाद उसको निखारने के लिए एक शिक्षिका मिली। जब वो विद्यालय गई, उस शिक्षिका ने उसके अंदर मतलब क्या उसको बोलिएगा, शिक्षिका ने उसको खूब प्रोत्साहित किया, जिसके वजह से वो खुल गई, वो बोलना सीख गई, समझना सीख गई, लोगों से बात करना सीख गई और अंत में उसने विशंबरनाथ से शादी को तोड़ करके इस बात को प्रूफ कर दिया कि भोली सच में समझदार हो गई थी। ठीक है, इतना बात भी आप लिख देते हैं तो कम से कम ये 10 पैराग्राफ तो निकल गया। हुआ? तो इतना लिख पाएंगे ना? शुरू हो जाइए फिर। धन्यवाद। अच्छा बोले कि लिख लेंगे, शुरू कीजिए। नहीं, लिखिए। भोली के बारे में 10 लाइन।